and welcome to Wisdom RAS. Follow us on YouTube, Twitter, Insta, Facebook and Telegram for more information. इस वीडियो की पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम चैनल पर जाइए और टेलीग्राम चैनल विजडम RAS ऑफिशियल सर्च करें और उस पर इस वीडियो की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको वहाँ पर मैं डेली शेयर करता हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आज का पहला सवाल है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस मानक के वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर प्रतिबंध लगाने को कहा है? किस टाइप के इंजन पर प्रतिबंध लगाने को कहा है? BS4, BS5, BS6 एंड नन ऑफ एबोव। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि BS4 टाइप के वाहन और इनके ऊपर रजिस्ट्रेशन पर हम रोक लगा देंगे। इस प्रकार का यदि कोई भी वाहन आया तो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। तो बीएस भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड का क्या इतिहास रहा है? इसे 2000 में अपनाया गया था। इसे लागू कौन करता है? इसे लागू करने वाली मिनिस्ट्री है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ठीक है, तो इसे पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय लागू करता है। BS3 को 2010 में अपना लिया गया था और कुछ शहरों में BS4 को भी 2010 से लागू करने को बोला था। फिर BS4 आया, BS4 को 2017 से लागू करने को बोला था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने और इस प्रकार की आइडियाज दिए कि BS5 नहीं लाया जाएगा, सीधी BS4 से छलांग BS6 से लगाएंगे, तो 4 से सीधा BS6। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब BS4 की टाइमलाइन पूरी हो चुकी है, अब यदि BS4 का कोई भी वाहन आया तो इसका हम रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। तो ऐसा, हालांकि इसे लॉकडाउन के लिए कुछ एक्सटेंड किया था, लेकिन अब बोला कि अब BS6 का ही इंजन आप बेच सकोगे, BS6 टाइप की गाड़ी ही आप बेच सकोगे। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड। ठीक है, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि BS4 नहीं ले पाओगे, BS6 पर सीधा आपको जाना पड़ेगा। किसने आत्मनिर्भर भारत के लिए आसान व्यवसाय, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ऑफ आत्मनिर्भर भारत राष्ट्रीय डिजिटल सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, आसानी से कोई भी बिजनेस कर सको, आपको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना हो तो कितनी आसानी है। फॉर आत्मनिर्भर भारत राष्ट्रीय डिजिटल सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल और अमित शाह ने। तो इसमें से इसके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सहजता से भारत के लिए व्यापार करना आसान, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर आत्मनिर्भर भारत पर राष्ट्रीय डिजिटल सम्मेलन का उद्घाटन किया। किसने किसने? CII भारतीय उद्योग परिसंघ एंड DPIIT, जिसे पहले हम DIPP कहते थे, अब इसका नाम चेंज करके DPIIT कर दिया है। तो इसको बढ़ावा देने के लिए इन्होंने आयोजित किया गया। ठीक है, CII की फुल फॉर्म क्या है? कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो CII और DPIIT ने मिलकर और इसका जो भी पीयूष गोयल है, इन्होंने इसका उद्घाटन किया। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत के लिए आसानी से कोई भी इस प्रकार का व्यापार कर सकें। तो नेक्स्ट वाले राष्ट्रीय शिक्षा नीति ड्राफ्ट के लिए समिति का अध्यक्ष कौन थे? जो भी अभी हाल ही में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, इसके अध्यक्ष कौन है? तो कस्तूरी रंजन, KV कामत, MK श्रीधर, अर्जुन सिंह। तो इसके अध्यक्ष हैं जो के कस्तूरी रंजन थे, ये जो कि पूर्व इसरो के चीफ भी रह चुके हैं। तो इनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था, जो कि अभी आपने पढ़ाई होगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है 2020 की। तो इससे पहले पॉलिसियां कब आई थी इसकी? तो एक इसकी पॉलिसी आई थी 1968 में, फिर दूसरी पॉलिसी आई जो 1986 में, और तीसरी अब आ चुकी है। तो इसमें क्या है? इसमें टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, हायर एजुकेशन, तो इनके लिए कुछ इसमें काम किया गया है। तो अब इसका पैटर्न चेंज कर दिया है, पैटर्न चेंज करके 5+3+3+4, 9, 10, 11, 12, 6 to 8, 3 to 5, और फिर इसमें क्लास फर्स्ट एंड सेकंड और 3 साल का दूसरा जो फंडामेंटल, जो बेसिक पढ़ाई दी जाती है आंगनवाड़ी केंद्र में, इस प्रकार का ये चार तरह का पैटर्न दे दिया है। ठीक है, तो अभी इसके लिए जो भी सुझाव दिए हैं उसकी पूरी पॉलिसी तो अभी, हालांकि इन्होंने शिक्षा मंत्रालय की मिनिस्ट्री पर अपडेट नहीं की है, लेकिन 66 पेज का एक सार अपडेट किया है। उसके आधार पर अभी ये जो भी सूचना निकल के आ रही है वो ये 5+3+3+4 का पैटर्न। बाकी इसकी फुल डिटेल के लिए आप दूसरे लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो अभी फुल पॉलिसी अभी नहीं की है, लेकिन अभी 1 या 2 दिनों में पूरी 300 पेज, तकरीबन 300 पेज की जो भी है वो इस पे अपलोड कर दी जाएगी। अभी हाल ही में, अभी तो केवल सार पैदा किया है, तो उसका इस पर ये सारे निष्कर्ष निकाले जा रहे हैं कि ये इसमें चेंज किया गया है। ठीक है, 5+3+3+4 का पैटर्न दिया गया है।
ठीक है। तो अब नया नया सवाल है कि अटल इनोवेशन मिशन के तहत अटल इनोवेशन मिशन आईक्रेस्ट मिशन लॉन्च किया है किसने? नीति आयोग ने, वित्त आयोग ने, योजना आयोग ने, नन ऑफ एबो। तो इसका राइट आंसर है नीति आयोग ने। ठीक है। शिक्षा पॉलिसी के बारे में एक सवाल दो सवाल और है, तो उसमें और भी कुछ डिटेल्स हम एक्सेस कर लेंगे। तो इसमें अटल इनोवेशन मिशन आईक्रेस्ट लॉन्च किया है नीति आयोग ने। ठीक है। 2020 को नीति आयोग ने नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का अटल इनोवेशन मिशन शुरू किया गया है। ठीक है। आईक्रेस्ट की फुल फॉर्म क्या है? इंक्यूबेटर कैपेबिलिटीज एनहेंसमेंट प्रोग्राम फॉर ए रोबस्ट इकोसिस्टम। ठीक। तो इसमें क्या है कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और वाधवानी फाउंडेशन के सहयोग से उच्च प्रदर्शन, जो भी बेहतर प्रदर्शन करने वाले स्टार्टअप्स होते हैं, तो उनको वैश्विक विशेषज्ञता प्रदान करें। मान लो कोई भी स्टार्टअप खोला है, तो उसे किसी भी प्रकार की मतलब कोई भी ग्लोबल लेवल पर वो फैल सके, उसके लिए उन्हें विशेषज्ञता प्रदान की जाएगी इस मिशन के तहत में। ठीक है। नीति आयोग का क्या है? नीति आयोग 2015 में फाउंड हुआ था। इनके अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर स्वयं होते हैं और ये एक प्रकार की एग्जीक्यूटिव बॉडी है। ठीक है। इनमें किसी भी प्रकार के संविधान के रिलेटेड, संविधान से नहीं की गए, लेकिन किसी भी एक आदेश निकालकर एग्जीक्यूटिव बॉडी का निर्माण किया गया। ठीक है। योजना आयोग को रद्द करके और सीईओ इनके जो भी है अमिताभ कांत को बनाया गया है। ठीक है। नीति आयोग का क्या है? वो जो अपन ने पढ़ा है कि अटल इनोवेशन मिशन AIM आईक्रेस्ट लॉन्च किया। ठीक है। तो इसका मेन जो भी ये एक अम्ब्रेला टर्म है, इसके अंदर AIM के सारे अंतर्गत इसके सारे मिशन लॉन्च किए जाते हैं। तो इसके अटल इनोवेशन मिशन के बारे में क्या है? अटल इनोवेशन क्या है कि नवाचार, कोई भी इनोवेशन कोई भी कर रहा है और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, मतलब कोई भी नवाचार खोले इसीलिए इसको हम प्रमोट करेंगे, आप नवाचार खोलिए, तो उसके लिए ये अटल इनोवेशन मिशन लॉन्च किया गया। ठीक है। इसमें क्या है? नवाचार परितंत्र पर नजर रखना और किसी भी क्रांतिकारी रिवोल्यूशनरी चेंजेस लाने के लिए एक सत्रहबद्ध संरचना को सृजित करना है, ताकि सारे के सारे नवाचार जो भी मतलब एक कोई भी साइकिल शुरू हो गया ना, मान लो कोई किसी भी प्रकार का इनोवेशन करना है, तो हर तरफ से उसे आसानी से एक्सेस मिल सके, तो वो इनोवेशन ग्लोबल लेवल पर इस्टेब्लिश हो सकेगा। ठीक है। इसी अटल इनोवेशन मिशन के तहत एक अटल टिंकरिंग लेबोरेटरीज भी खोली गई है। तो ये क्या करती है? ये मतलब विद्यालयों में लेबोरेटरीज के बारे में, लेबोरेटरीज खोल के बच्चों को शिक्षित मतलब कोई भी इंक्यूबेशन केंद्र को आवश्यकता सहायता मुहैया करती है। किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए तो ये अटल टिंकरिंग लेबोरेटरीज के तहत इस प्रकार का किया जाता है, ताकि क्या हो सके? नवाचारों को बाजार में उपलब्ध करा सके। ठीक है। नवाचारों को और भी ज्यादा फैला सके। तो इस प्रकार है। और अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला में क्या होते हैं कि भाई प्रमुख कार्यक्रम अटल इनोवेशन मिशन के हिस्से के रूप में अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला, जो भी अटल इनोवेशन मिशन है उसके तहत ही अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला खोली गई है। माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता, शिक्षा की गुणवत्ता को बनाने के लिए नीति आयोग ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के स्कूलों में प्रयोगशालाएं, लेबोरेटरीज स्थापित की जाएगी। ठीक है। नीति आयोग क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया 1 जनवरी 2015 को बनाएगी, एग्जीक्यूटिव बॉडी है। ये 4 चीज ये ध्यान रखनी, और इसके प्रधानमंत्री इसको हेडेड करते हैं, ये भी और ज्यादा जरूरी रखना है। ठीक है। तो ये एक इंडिया इनोवेशन इंडेक्स निकालता है, अटल इनोवेशन मिशन चला रखा है, अटल टिंकरिंग लैब है, और अभी एक जो अपने आईक्रेस्ट पढ़ा है वो इसमें इस प्रकार की 4 डेवलपमेंट और भी नीति आयोग से और भी कुछ अलग काम करती है, जैसे कि इन्हें न्यू इंडिया निर्माण के लिए कुछ जो भी प्लानिंग करनी होती है वो इसके काम करता है। ठीक है। नीति आयोग देश भर में सुझाव भी आमंत्रित करता है, लोगों को पॉलिसी रखती है, उस पॉलिसी को बाद में सरकार को सौंप दी जाती है। तो इस प्रकार के ये मिशन काम करता है, नीति आयोग काम करता है। फिर नेक्स्ट सवाल है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस निधि को स्थापित किया जाएगा? जेंडर इक्वलिटी फंड, जेंडर इंक्लूजन फंड, सोशल एम्पावरमेंट फंड, जेंडर जस्टिस फंड। तो इसका जो भी फंड बनाएंगे जो है जेंडर इंक्लूजन फंड। तो जेंडर इंक्लूजन फंड में क्या होगा कि किसी भी राष्ट्रीय शिक्षा, इसमें क्या किया जाएगा? कोई भी जेंडर इंक्लूजन यानी किसी भी वस्तु का समावेश करना। किसका समावेश करना? ट्रांसजेंडर का समावेशन करना, क्योंकि अभी इन्हें अपने पूरे अधिकार नहीं मिले हैं। लड़कियां, इस जो भी बालिका वर्ग है उनका भी स्कूलों में ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो, मतलब जो भी बालिका होती है उनका एनरोलमेंट स्कूलों में कम होता है, तो उसे भी बढ़ाना है। तो इनके लिए कुछ एक विशेष प्रकार का फंड देकर इन्हें सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। ठीक है। इंक्लूजन मतलब ट्रांसजेंडर्स और जो भी वर्ग हाशिए पर है या फिर जो भी दिव्यांग है, जिन्हें कोई भी चीज़ें आसानी से एक्सेस नहीं हो पाती, तो उनके लिए हेल्प की जाएगी। ठीक है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में अपन ने देख लिया था कि इसमें 5+3+3+4 का पैटर्न बनाया जाएगा, जिसमें ये 9, 10, 11, 12 और फिर बाकी ये बेसिक। ठीक है। बेसिक, और इसमें फिर ये 6 to 8 है, ये 3 to 5 क्लास में, इसमें 1 to 2, इसमें
3 to 5 एंड इसमें 6 to 8 क्लास का, ठीक है। कस्तूरी रंजन ने ये समिति बनी थी, वो उसके हेडेड थे। 2019 में सुझाव मांगे थे, ये देखो नीति आयोग की तहत इन्होंने और सुझाव भी मांगे थे, प्लेटफॉर्म पर सुझाव रखे थे कि हमें आप किस प्रकार की ऐसी एजुकेशन पॉलिसी चाहते हो, हमें सुझाव दीजिए, हम उस पर भी अमल करेंगे, ठीक है। पहली पॉलिसी कब बनी? 1968 में, ठीक है। फिर 1986 में, ये इंटरचेंज कर दो भाई, 68 में पहली तो दूसरी, 86 में। अब 34-35 साल के बाद में 2020 की नई एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है। एक बात हो रही कि इस पर जीडीपी पे इन्होंने टारगेट किया कि 6% का हम खर्च करेंगे। इससे पहले जीडीपी का केवल 3% ही खर्च किया जाता था, ठीक है। सरकार इस पे कोई बाध्य नहीं कि आपको ये 6% करना ही होगा। सरकार ने कहा कि हम चाहते हैं कि 6% की पूरी कोशिश करेंगे। अब 1 साल में करेंगे, 2 साल में करेंगे, 10 साल लग जाएंगे, इसको इम्प्लीमेशन कब होगा, क्रियान्वयन कब होगा, वो देखा जाएगा, ठीक है। और इसमें एजुकेशन टेक्नोलॉजी इस प्रकार पर विशेष ध्यान, हायर एजुकेशन में चेंजेस क्या है उस पर भी इन्होंने फोकस किया है, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार किस पाठ्यक्रम को बंद कर दिया जाएगा? एमफिल, एमकॉम, नन ऑफ दीज। तो इसमें एमफिल के पाठ्यक्रम को बंद कर दिया जाएगा। अब सवाल उठता है, देखो एमफिल का प्रोग्राम होता है जो 2 ईयर का हायर एजुकेशन के लिए प्रोग्राम है। एमफिल का अब कार्यक्रम बंद कर दिया जाएगा, लेकिन पीएचडी तो हम कर ही पाएंगे। ऐसा जरूरी नहीं कि एमफिल नहीं हुई तो पीएचडी आप नहीं कर पाओगे। एमफिल एक स्कोप और भी जरिया आसान बना देता है पीएचडी करने के लिए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट सवाल है कि किस कंपनी ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए फिजर व इंक्लूजन के साथ सहयोग किया है, ठीक है। किस कंपनी ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए? तो पीएनबी फाइनेंशियल सॉल्यूशन लिमिटेड, एसबीआई, आईसीआईसीआई, बीओबी। तो इसका जो भी डेवलपमेंट ये किया है बीओबी फाइनेंशियल सॉल्यूशन लिमिटेड ने किया है। तो इसमें क्या डेवलपमेंट हुआ है भाई? तो कि इसमें जो भी बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल सॉल्यूशन लिमिटेड ने अपने एंड टू एंड ये होता है कि मतलब इस व्यक्ति की सूचना सीधे इस व्यक्ति तक ही ट्रांसफर की जाएगी। बीच में आप किसी भी उसे एंड टू एंड, जो भी व्हाट्सएप भी इस प्रकार का काम करती है, तो बीच के सर्वर को तोड़ना किसी भी इस चीज के लिए आसान नहीं होता है। ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोसेसिंग साइकिल एंड सपोर्ट द कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड, बिना संपर्कीय क्रेडिट कार्ड एंड वर्चुअल क्रेडिट कार्ड, आभासी कार्ड भी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। हाल ही में अभी एक फेमपे ने भी बिना नंबर वाला कार्ड लॉन्च किया, ठीक है। कार्ड एक अपने इसके 4 या 5 दिन पहले इस पर अपने चर्चा की थी। तो फेमपे का भी आप देख लीजिएगा, मतलब इस पर बिना किसी नंबर की कार्ड दे रखा है। और इसे मतलब, तो आप पूछोगे कि इस पर नंबर कैसे लेंगे? तो नंबर के लिए आपको पहले एक ऐप डाउनलोड करना होता है, उस पर ये नंबर आ जाते हैं, फिर उसका आप बिना मतलब किसी डाटा की चोरी ना हो सके, इसके लिए आप इस पर काम कर सकेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है? एंड टू एंड मैनेज्ड सर्विस सॉल्यूशन का यूज करेगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट सवाल है, किस कंपनी ने ARAI के साथ संयुक्त रूप से उन्नत जैव ईंधन अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी, एडवांस बायोफ्यूल एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए? प्राज इंडस्ट्रीज, पेट्रोसिल इंडस्ट्रीज, भारत पेट्रोकेमिकल्स एंड हिंदुस्तान पेट्रोकेमिकल्स। तो इसमें प्राज इंडस्ट्रीज और ऑटोमेटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ARAI ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU अपन ने पहले 2 दिन पहले और बात की थी, किन्हीं भी 2 पार्टी या 3 पार्टी के बीच में एक प्रकार का कोई भी पेपर साइन कर लिया जाता है कि हम इस पर ये काम करेंगे, इस पर ये काम करेंगे, और उसके बाद उस अकॉर्डिंग पॉलिसी बनाते हैं, या फिर किसी प्रकार के अपना जो भी किसी भी कंपनियों के बीच में किस प्रकार काम करना है उस पर योजना का टारगेट और फिर नाम के टेंडर लॉन्च करते हैं, ताकि उस पर और आगे फर्दर डेवलपमेंट हो सके। तो समझौता हस्ताक्षर किए जिसके तत्व संयुक्त रूप से उद्योग और परिवहन में उपयोग के लिए उन्नत जैव ईंधन अनुप्रयोग, ठीक है, प्रौद्योगिकी विकसित करेंगे। ये तकनीक परिवहन क्षेत्र में वायु प्रदूषण, ताकि इस प्रकार की तकनीक डेवलप करेंगे कि हमें वायु प्रदूषण से निजात मिल सके। वायु प्रदूषण से कई व्यक्तियों की मौतें हो जाती है, और दिल्ली में और बड़े बड़े मेट्रो सिटीज में ये प्रॉब्लम और भी बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो एडवांस बायोफ्यूल्स एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी, ताकि कार्बन एमिशंस कम हो सके पर्यावरण में, ठीक है। ये सवाल हो गया। फिर नेक्स्ट सवाल है, किसने पर्सनल यूपीआई पेमेंट लिंक लॉन्च किया है? पेटीएम, फोन पे, मोबीक्विक और गूगल पे। तो ये डेवलपमेंट अभी किया है मोबीक्विक ने। इसमें क्या है भाई? तो पर्सनल यूपीआई पिन में इसमें लिंक जनरेट करेंगे, मतलब mPay.me,
पहले क्या होता है कि इसमें ये क्या है, किसी भी दो चीज़ों के इंटर ऑपरेबल करने के लिए, मान लो कि आपके पास पेटीएम है, आप किसी भी पेटीएम का लिंक आगे भेजते हो कि हमें इस पर पेमेंट दे दीजिए, तो वो मान लो भीम में जाता है, तो इस पेटीएम और भीम में एक दूसरे ऐप में आपस में इंटर ऑपरेबल नहीं है, मतलब एक दूसरे के सर्वर से ये ऑपरेबल नहीं कर सकते। लेकिन अब आप मोबीक्विक द्वारा एक लिंक जनरेट करोगे, पेटीएम वाले पे भेजोगे, तो भी आपका चाहे अकाउंट सामने गूगल पे का हुआ या फिर पेटीएम का हुआ, एसबीआई का हुआ, उस पर आइए आपको पेमेंट दे देगा। वापिस समझ लीजिए, mpay.me से आप एक लिंक जनरेट करोगे, सामने वाला पेटीएम हो, यूपीआई हो, चाहे आपके पास गूगल पे हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, आपने इसने लिंक भेजा, इस लिंक पे क्लिक करेगा और पेमेंट करेगा, पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। मतलब किसी भी दो एप्स, 3 एप्स के आपस में इंटर ऑपरेबल करना है, मतलब एक दूसरे के अंतर साथ में काम कर सके, ताकि और भी ज़्यादा डेवलपमेंट और भी ज़्यादा विकास हो सके। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल क्या है, छठे ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों का बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों, ठीक है, ब्रिक्स के बारे में अपन देखेंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन, प्रकाश जावड़ेकर, नरेंद्र मोदी और पीयूष गोयल। तो इसमें जो भी मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, ठीक है, कौन से, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, प्रकाश जावड़ेकर मंत्री है इनके। तो छठवीं ब्रिक्स पर्यावरण मीटिंग में इन्होंने भाग लिया। ये मीटिंग ऑफलाइन हुई नहीं, ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर हुई थी, मतलब आभासी प्लेटफॉर्म, मतलब कोई भी कांटेक्ट नहीं, मिले नहीं एक दूसरे से, लेकिन ऑनलाइन किसी भी ऐप के थ्रू इन्होंने किया है। क्यों? क्योंकि कोरोना वायरस कोविड-19 के कारण ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर इन्हें काम करना पड़ा। ठीक है, अब ब्रिक्स के बारे में देख लीजिए। ब्रिक्स के बारे में कौन कौन से देश है? ब्राजील, रसिया, चाइना, दक्षिण अफ्रीका। देखो, ब्रिक्स की फुल फॉर्म में ही सारा दे रखा है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से चाइना, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका। ठीक है, इस बार इनकी थीम क्या थी? ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेशन ग्रोथ। ठीक है, इनोवेटिव ग्रोथ। तो इस प्रकार ये प्लेटफॉर्म, वर्चुअल प्लेटफॉर्म की मीटिंग हुई है, ये 5 देश आपस में हैं। अब आप थोड़ा ब्रिक्स के बारे में और भी देख लीजिए। ब्रिक्स में 42% पॉपुलेशन रहती है इसमें। ठीक है, 42%, और इसका जो भी 18% जो विश्व का ग्लोबल ट्रेड होता है वो ये ब्रिक्स 5 देश करते हैं। जो भी देश में जितनी भी जनसंख्या, उसका 40% तो इन 5 देशों में जनसंख्या रहती है। ठीक है, ये स्टैब्लिश कब हुआ? 2006 में। ठीक, इन्होंने एक बैंक भी डेवलप की है जिसे ब्रिक्स बैंक या न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक में क्या है, 2014 में से स्टैब्लिश हुई थी। इन 5 देशों के बराबर हिस्सेदारी है, 20-20%, सबकी 20-20% है, ना किसी की ज्यादा ना किसी कम, 20-20 सबका इक्वल हिस्सा है। 5 देशों का 20-20 पंजे 100% इनकी 5% लोगों की इनकी हिस्सेदारी है। ठीक है, इससे पहले हमने 2-3 देखो, ये तीसरी बैंक हो गई। एक तो अपन ने पहले देखी थी एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, फिर देखी थी AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, और ये हो गई न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसके बारे में देख लिया। अब एडीबी के बारे में देख लीजिए। इसके बारे में मैंने 2 दिन पहले बताया था, यदि आप देखना चाहते हो तो पीछे की वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है, एडीबी कब स्टैब्लिश हुई थी? 1966 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? फिलीपींस में। ठीक, एडीबी का। AIIB कब हुई थी? 2016 में। इसका हेडक्वार्टर है चीन के बीजिंग शहर में। ठीक है, ये AIIB एशिया पैसिफिक क्षेत्र में काम करती है। ठीक है, तो आपको ये इस प्रकार की चीज ध्यान रखनी, तीनों बैंकों का एक दूसरे से कंपैरिजन कर लेना, तो आपको पता चल जाए। और ये कब हुई थी? 2014 में। मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक 2014 में, AIIB 2016 में, ADB 1966 में। इसका हेडक्वार्टर ADB का फिलीपींस में, इसका चाइना बीजिंग में है, और न्यू डेवलपमेंट बैंक 2014 में बनी। ठीक है, और सारों की इक्वल शेयर है। ठीक है, हिस्सेदारी है। नेक्स्ट वाले, प्रधानमंत्री के पर्सनल सचिव, ठीक है, किसे नियुक्त किया गया है? हार्दिक एस शाह, प्रमोद कुमार मिश्रा, PK सिन्हा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनके पर्सनल सचिव है जो हार्दिक एस शाह को नियुक्त किया गया है, लेकिन इनके प्रधान सचिव और प्रधान सलाहकार कौन है? प्रमोद कुमार मिश्र है। ठीक है, तो इनके अभी जो भी इनका सेलेक्ट किया है वो हार्दिक एस शाह को किया है, और प्रमोद कुमार मिश्र इनके प्रधान सलाहकार, प्रधान और नए प्रधान सचिव और प्रधान सलाहकार है। तो अभी जो भी नया डेवलपमेंट हुआ है वो हार्दिक एस शाह को नियुक्त किया गया, नॉमिनेट किया गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है MSME। तो MSME के लिए वित्तीय नॉलेज मंच। ठीक है, MSME सक्षम किसने लॉन्च किया है? सिडबी, ट्रांस यूनियन सिविल, केवल एक और डी दोनों। तो इसका राइट आंसर है इन सिडबी और, ये देखो यहाँ, सिडबी और ट्रांस यूनियन सिविल ने मिलकर काम किया है। ठीक है, सिडबी क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। और ये ट्रांस यूनियन सिविल क्या है?
ये क्या करती है कि आपका क्रेडिट स्कोर जो लॉन्च करती है, आपको भी पता है कि सिविल अपना स्कोर लॉन्च करती है कि आपका 700 स्कोर है, 800 स्कोर है, ताकि आपका पता चलेगा कि आप लोन लेने में कितने सक्षम हो। और फिर इन्होंने ये एमएसएमई सक्षम लॉन्च किया, किसी के लिए? फाइनेंशियल नॉलेज के लिए, ठीक है, क्योंकि वो ये जो ट्रांस यूनियन सिविल है ये भी फाइनेंस के काम में करती है, और सिडबी भी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ये भी लोन के तहत काम करती है, और ये स्कोर देती है और फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो इनका हम एमएसएमई सक्षम प्लेटफॉर्म लॉन्च कर देते हैं, किसके लिए? फाइनेंशियल नॉलेज के लिए, ठीक। एमएसएमई की फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज एंटरप्राइजेस, ठीक है। तो ये इसके लिए, और इस बार लॉकडाउन में एमएसएमईज के लिए बहुत हिस्सेदारी की है। हमारे देश की तकरीबन 92, 94 या 95% सारी की सारी जो भी कंपनियां है वो एमएसएमई सेक्टर में आती है। कोई मीडियम में आ जाती है, कोई स्मॉल में आ जाती है, कोई, ठीक है। ये इन 3 प्रकार के जो डिवाइडेशन कर रखे हैं उनमें अलग अलग आती है। तो वन स्टॉप वित्तीय शिक्षा, फाइनेंशियल एजुकेशन, वन स्टॉप ज्ञान मंच, एक ही प्लेटफॉर्म पर सारा इन्हें नॉलेज दे दिया जाएगा। किसका नॉलेज दिया जाएगा? जो भी एमएसएमईज के लिए राज्य सरकार द्वारा जो भी योजनाएं की है उनका एक प्लेटफॉर्म पर दे दिया जाएगा, ताकि एक साथ इनको नॉलेज मिल सके, ठीक है। तो सिडबी का हेडक्वार्टर है जो लखनऊ यूपी में है, और ट्रांस यूनियन सिविल है जो कि अपने फाइनेंशियल सर्विस भी प्रोवाइड करती है और हमारा सिविल स्कोर भी देती है। तो ये इस प्रकार के ये दोनों इस प्रकार के प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जहाँ पर ये इन्हें सेवा दे सकेगी। तो थैंक यू, आज का लेक्चर इतना ही है, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक अलविदा। आपको यदि लेक्चर पसंद आ रहा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक कमेंट भी करें।